क्या आप जानते हैं कि अब कनाडा का इमिग्रेशन सिर्फ पीआर पॉइंट्स और एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज तक सीमित नहीं रह गया है। अब जो बदलाव आ रहे हैं वो हर टेम्पोररी वीजा होल्डर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं या स्पाउस वीजा एप्लीकेंट हैं। अगले 3 सालों तक कौन जा सकेगा कनाडा और कितनी संख्या में वीजा मिलेंगे ये पहले से तय किया जा चुका है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी पूरी कहानी मिलेगी जहां नंबर्स, स्ट्रैटेजी और सही समय पर सही कदम की वैल्यू सबसे ऊपर है। अगर आप कनाडा को अपने करियर का डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं तो ये पूरी जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह एक नया दौर है कनाडा की इमिग्रेशन हिस्ट्री में, जहां अब सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए भी डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन लेवल प्लान ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। साल 2025, 2026 और 2027 के लिए यह 3 साल का प्लान न सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बल्कि वर्क परमिट होल्डर्स और स्पाउसेस को भी इम्पैक्ट करेगा। अब जो लोग विजिटर वीजा पर नहीं बल्कि स्टडी या वर्क के इरादे से कनाडा जाना चाहते हैं, उनके लिए ये आंकड़े और प्रोजेक्शंस बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार आईआरसीसी ने यह साफ कर दिया है कि वो टेम्पररी माइग्रेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए न्यूमेरिक कैप बेस्ड प्लानिंग लेकर आ रहा है। अब तक जब भी इमिग्रेशन लेवल प्लान्स का जिक्र होता था तो पब्लिक और एप्लीकेंट्स दोनों की सोच परमानेंट रेजिडेंसी से आगे नहीं जाती थी। एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी या फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप जैसे प्रोग्राम्स को लेकर ही टारगेट्स डिक्लेयर किए जाते थे, लेकिन इस बार ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है। कनेडियन गवर्नमेंट ने अब यह ऑफिशियली मान लिया है कि टेम्पररी रेजिडेंट्स का वॉल्यूम यानी उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे हाउसिंग, हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज पर दबाव बना हुआ है। इसलिए अब टेम्पररी रेजिडेंट्स को भी इमिग्रेशन प्लानिंग में शामिल कर लिया गया है ताकि इनटेक को मैनेज किया जा सके। कनाडा की करंट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में टेम्पररी रेजिडेंट्स यानी स्टूडेंट्स, वर्कर्स, स्पाउसेस और अन्य नॉन पीआर माइग्रेंट्स देश की आबादी का करीब 7.5% हिस्सा बन चुके हैं। यह आंकड़ा काफी अलार्मिंग माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ सिटीज में रेंटल क्राइसिस बढ़ रहा है बल्कि जॉब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। इसी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि 2025 और 2026 के बीच इस 7.5% को घटाकर 5% पर लाना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए इनटेक को हर साल के लिए फिक्स कर दिया गया है ताकि अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन पर लगाम लग सके। अब बात करते हैं एक्चुअल नंबर्स की, यानी कितने लोग हर साल कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट के रूप में एंटर कर सकेंगे। साल 2025 में टोटल 6,73,650 लोगों को एंट्री दी जाएगी जो स्टडी वीजा या वर्क परमिट के जरिए आएंगे। 2026 में यह नंबर घटाकर 5,60,000 कर दिया गया है और 2027 में और कम करके 5,43,000 तक ले जाया जाएगा। यहाँ एक बात बहुत साफ तौर पर समझनी होगी कि इन नंबर्स में शॉर्ट टर्म विजिटर वीजाज या टूरिस्ट वीजा होल्डर्स शामिल नहीं हैं। सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स ही इन फिगर्स का हिस्सा हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये अनाउंसमेंट बहुत मायने रखती है, क्योंकि कनाडा ने अब यह क्लियर कर दिया है कि अगले 3 सालों में हर साल करीब 3,59,000 स्टूडेंट्स को ही एंट्री दी जाएगी। यानी स्टडी परमिट का नंबर लगभग स्थिर रहेगा और इससे यह समझा जा सकता है कि स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी अब और ज्यादा होगी। सिर्फ IELTS या ऑफर लेटर से काम नहीं चलेगा। अब सॉफ्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट जस्टिफिकेशन, प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड और रिटर्न इंटेंट जैसे फैक्टर्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी इनटेक कैप्स के तहत ऑपरेट करना होगा, जिससे अनऑथराइज्ड और अनरेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस की एंट्री कम हो जाएगी। अब हम बात करें वर्क परमिट होल्डर्स की, तो इस कैटेगरी को 2 मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, जिसे TFWP कहते हैं, और दूसरा है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम यानी IMP। TFWP वो प्रोग्राम है जिसमें एम्प्लॉयर्स को LMIA यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू फॉरेन वर्कर्स हायर करने की अनुमति होती है। इस प्रोग्राम के तहत 2025 में करीब 82,000 वर्कर्स को अलाउ किया जाएगा, जो खास तौर पर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और टेक सेक्टर्स में होंगे।
इसका मतलब यह है कि अगर आप इन फील्ड्स में स्किल्ड हैं तो आपके इल्मिया बेस्ड वर्क परमिट के अप्रूव होने की संभावना काफी अधिक है। अब दूसरी तरफ आता है IMP यानी इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये वो कैटेगरी है जिसमें स्पाउसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्कर्स ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होने वाली जॉब मोबिलिटी भी इसी कैटेगरी में आती है। 2025 में EYMP कैटेगरी के तहत 2,85,000 वर्क परमिट्स अलाउ किए जाएंगे, जो तीनों सालों में सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन 2026 में यह शार्पली घटकर 1,28,000 रह जाएगा और 2027 में थोड़ा बढ़कर 1,55,000 तक पहुंचेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी एप्लीकेंट स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए 2025 सबसे सूटेबल और हाई चांस वाला साल है। यह आंकड़े बताते हैं कि कनाडा अब अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज को स्किल डिमांड और लेबर मार्केट अलाइनमेंट के आधार पर रिस्ट्रक्चर कर रहा है। यह सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड सिलेक्शन नहीं बल्कि डिमांड बेस्ड सिलेक्शन बन चुका है। अब अप्रूवल चांसेस इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपकी फील्ड कनाडा में कितनी डिमांड में है, इनटेक कैप्स क्या कह रहे हैं और किस साल में फाइल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। स्पाउस वीजा एप्लीकेंट्स के लिए यह मैसेज बहुत साफ है कि अगर आप 2025 में अप्लाई करते हैं तो आपकी अप्रूवल प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है, क्योंकि IMP इनटेक उस साल के लिए हाईएस्ट रखा गया है। वहीं 2026 में डिक्लाइन के कारण कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन स्लॉट्स कम रहेंगे, जिससे रिजेक्शन रेट भी ऊपर जा सकता है। स्टूडेंट वीजा एस्पायरेंट्स के लिए इम्प्लीकेशन ये है कि अब उन्हें सिर्फ किसी भी कॉलेज से ऑफर लेटर लेकर यो अप्लाई नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट अब DLI कंप्लायंस को सख्ती से चेक कर रही है और PGWP एलिजिबिलिटी भी रेगुलेटेड हो रही है। ऐसे में ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन और करियर रेलेवेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करना अब क्रिटिकल है। TFWP एप्लीकेंट्स को भी एक क्लियर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी। आपको पहले से ही इल्मिया प्रोसेस और एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन पर काम शुरू करना होगा और वो ऑक्यूपेशंस टारगेट करने होंगे जिनमें शॉर्टेज ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, जैसे हेल्थ केयर, फार्म लेबर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और AI इंजीनियर्स। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और एजेंट्स को भी अपने क्लाइंट्स को अब स्ट्रेटेजिक तरीके से गाइड करना होगा। फाइल प्रिपरेशन के साथ साथ उन्हें ये भी बताना होगा कि कौन सा ईयर और कौन सी कैटेगरी उनकी प्रोफाइल के लिए सबसे सूटेबल है। इनटेक नंबर्स को समझना और प्लानिंग अकॉर्डिंगली करना अब सक्सेस का इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। अब सिर्फ एलिजिबिलिटी या डॉक्यूमेंटेशन से काम नहीं चलेगा, आपको टाइमिंग, डिमांड और पॉलिसी ट्रेंड्स को भी समझना होगा। यह भी समझना होगा कि एक ही कैटेगरी में अगले साल अप्रूवल चांसेस कम क्यों हो सकते हैं और किस फील्ड में डिमांड आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस पूरे फ्रेमवर्क से कनाडा यह दिखाना चाहता है कि वो अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन से बचना चाहता है, लेकिन जेन्युइन और स्किल बेस्ड माइग्रेशन को स्ट्रीमलाइन और एम्पावर करना चाहता है। जो लोग कंट्री की इकोनॉमी, सोसाइटी और लेबर मार्केट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए डोर्स खुले रहेंगे, लेकिन नंबर्स और क्वालिटी दोनों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहेगा। परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाने वाले एप्लीकेंट्स के लिए भी यह एक इनडायरेक्ट सिग्नल है। अगर आप टेम्पररी रेजिडेंट के तौर पर एंटर होते हैं और कनाडा की इकोनॉमी में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करते हैं तो फ्यूचर में PR के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन वो भी नाउ मेरिट और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, ना कि सिर्फ प्रेजेंस पर। इसलिए स्टडी वर्क या स्पाउस वीजा से कनाडा आने का सपना देखने वाले हर एप्लीकेंट को यह बात समझनी होगी कि इमिग्रेशन अब फास्ट नहीं लेकिन फेयर और फिल्टर बेस्ड प्रोसेस बन चुका है। ऐसे में प्रिपरेशन, अप्रोच और अवेयरनेस आपकी सक्सेस की बन जाती है। अब फाइल डालने से पहले यह सोचना जरूरी है कि आप जिस रूट से कनाडा जाना चाहते हैं उसमें अगले 3 सालों में क्या स्कोप है, कंपटीशन कितना है और इनटेक कितना रखा गया है। यह एक नंबर्स गेम है और अगर आपने सही वक्त पर सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाया तो आपका सिलेक्शन अश्योर्ड हो सकता है। यह जो 3 सालों का टेम्पररी रेजिडेंट लेवल प्लान आया है वो न सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है बल्कि एक गाइडलाइन है हर एस्पायरेंट के लिए कि कनाडा अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और अगर आप इस डायरेक्शन को समझकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो सक्सेस आपके कंट्रोल में रह सकती है।